हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे, डॉक्टर कीर्ति क्लासेस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एडिसॉर्प्शन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्सॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर एडिसॉर्प्शन में डी लिखते हैं और एब्सॉर्प्शन में बी लिखते हैं, तो अल्फाबेट्स पे क्या डिफरेंस है वो हम नहीं देख रहे। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है सरफेस केमिस्ट्री का, एब्सॉर्प्शन एंड एडिसॉर्प्शन, इसमें क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों, अभी हमने देखा था, सबसे पहला स्लाइड हमने देखा था जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, कि ऑन अ लीफ अ ड्रॉपलेट जो था, वाटर ड्रॉपलेट है ना, वो उसके ऊपर, लीफ के ऊपर था, ठीक है, और टिश्यू पेपर के अंदर पानी, टिश्यू पेपर ने पूरा पानी सोख कर लिया था। तो जो फर्स्ट केस है ना लीफ वाला, जिसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट स्टिक हो गया था, दैट इज एडिसॉर्प्शन, द accumulation of molecules on the surface rather than in bulk। पानी लीफ के अंदर नहीं जा रहा, दैट इज एडिसॉर्प्शन। बट टिश्यू पेपर की बात करेंगे, टिश्यू पेपर ने पूरा पानी सोख कर लिया, दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। सो वी कैन से एब्सॉर्प्शन इज बल्क फिनोमेना while adsorption is surface phenomena. So let's begin with the difference between adsorption and absorption and mechanism of adsorption. दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। डिफरेंस क्या है एडिसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन का, जैसे मैंने अभी थोड़ा डिस्कस किया यहाँ पे, और मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे एडिसॉर्प्शन का, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। सो एज आई टोल्ड यू, एडिसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, एडिसॉर्प्शन का मतलब है, व्हाट इज एडिसॉर्प्शन? द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस and does not penetrate through the surface to the bulk। सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करके बल्क तक वो नहीं पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड एडिसॉर्प्शन। सो बेसिकली एडिसॉर्प्शन जो है वो ओनली सरफेस पे होता है, ठीक, बल्क में नहीं होता है ना, अंदर नहीं जाएगा वो, ठीक। जबकि एब्सॉर्प्शन क्या है? एब्सॉर्प्शन मीन्स the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid। अगर जो सब्सटेंस है ना, वो सरफेस नहीं बल्क में भी जा रहा है और पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन, AB। फाइन। सो बेसिकली वी कैन सी एब्सॉर्प्शन इज बल्क फिनोमेना while adsorption is only a surface phenomenon। I hope it is clear to all of you. Now, एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। टेक अ चॉक स्टिक एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ चॉक स्टिक इज डिप्ड इन इंक। फाइन। सो विल टेक अ इंक एंड विल डिप आवर चॉक स्टिक, व्हाइट चॉक स्टिक। सो लेट्स डिप द चॉक स्टिक इन इंक एंड लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन। What we'll observe that the ink particles, the colored ink particles will stick on the surface, chalk जो दोस्तों हमने डीप किया था इंक के अंदर, ठीक है, क्या हुआ? ये सरफेस जो दिख रहा है आपको, ठीक है, उसके ऊपर जो कलर्ड पार्टिकल थे वो यहां पे स्टिक हो जाएंगे। So the surface of chalk retains the color, surface of chalk retains the color of the ink due to adsorption again of colored molecules। colored molecule जो चॉक स्टिक है उसके ऊपर एडसॉर्ब हो गए हैं,
फाइन. While the solvent of ink goes deeper into the stick due to absorption. जो सॉल्वेंट था, ठीक है, पूरा चौक जो था वो यहां पे वेट हो गया होगा. क्या रीजन है? रीजन ये है कि इंक का जो सॉल्वेंट था वो चौक के अंदर भी चला गया है. तो सॉल्वेंट जो चौक के अंदर चला गया है ना, दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन. क्योंकि वो बल्क फिनोमिना हुआ और जो चॉक स्टिक के आसपास सरफेस के ऊपर जो कलर्ड पार्टिकल स्टिक हो गए थे, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन. अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आई रिपीट, एडसॉर्प्शन, एडी. एडसॉर्प्शन का मतलब होता है, एडसॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस फिनोमिना और एब्सॉर्प्शन होता है बल्क फिनोमिना. चलिए, now make a note the process in which both absorption and adsorption दोनों अगर एक साथ होगा साइमल्टेनियसली, उसको हम सॉर्प्शन बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड सॉर्प्शन. ओके, एग्जांपल है अ गैस ऑन जियोलाइट, है ना. तो गैस जब जियोलाइट पे, यहां पे गैस और जियोलाइट का जो प्रोसेस है वो सॉर्प्शन है. एडसॉर्प्शन भी है, सरफेस पे भी होगा और बल्क में भी होगा, एब्सॉर्प्शन भी है. चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं नया टॉपिक. टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है ये. चलिए, अब एडसॉर्प्शन, व्हाई एडसॉर्प्शन अकर्स, एडसॉर्प्शन क्यों होता है सबसे पहले. सो एडसॉर्प्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ सरफेस पार्टिकल ऑफ एडसॉर्बेंट आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड. अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, सॉलिड सरफेस के ऊपर जो गैस है, तो गैस है ना, पूरे सॉलिड सरफेस पे, यहां पे दे आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड. सेम काइंड के मॉलिक्यूल से सराउंडेड नहीं है वो. ऑन ऑल द साइड्स, जितने भी साइड हैं, बड़ी सिंपल चीज है, देखो समझने के लिए. ये सॉलिड सरफेस है, इस पे आ रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स. तो हर एक साइड पे जो टाइप होगा यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल का, वो सेम काइंड नहीं होगा. एंड हेंस दे पोजेसेस अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स. और इसीलिए उनके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रेसिडुअल फोर्स होगा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एडसॉर्बेंट. और वही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे नए नए मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए. अगेन मैं रिपीट करता हूँ, देखो ये जो सरफेस है सॉलिड का, ठीक है, उसका जो साइड है, हर एक साइड जो है, हर एक साइड, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है, सरफेस के ऊपर मतलब खुद ये क्या है, एडसॉर्बेंट. दिस एडसॉर्बेंट इज नॉट सराउंडेड बाय सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. वही लिखा है, देखो, एडसॉर्प्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ सरफेस पार्टिकल ऑफ एडसॉर्बेंट आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड. हर एक बाजू, हर एक तरफ सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे. एंड हेंस दे पोजेसेस अनबैलेंस और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स. इसीलिए इनके अंदर रेसिडुअल फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग एडसॉर्बेंट. और अब ये जो गैस अट्रैक्ट हुआ है ना, तो ये भी अलग अलग साइड पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे मैकेनिज्म में ये बात याद रखनी बड़ी ज़रूरी है कि एडसॉर्बेंट जो है, जिस पे एडसॉर्प्शन दोस्तों हो रहा है, ठीक है, उस पे हर एक साइड जो उसका जो होगा, उसके अंदर जो अट्रैक्शन होंगे वो सेम नहीं होते, रेसिडुअल फोर्सेस सेम नहीं होते, डिफरेंट रेसिडुअल फोर्स होते हैं. और उसी वजह से क्या होता है, वो नए मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और फिर होता है दोस्तों एडसॉर्प्शन. सो दिस इज बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन में. एडसॉर्प्शन क्यों होता है, तो रेसिडुअल फोर्स की वजह से होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होता है, जो एडसॉर्बेंट का होता है. याद रखना, ये फोर्स जो था रेसिडुअल फोर्स, वो किसका है, एडसॉर्बेंट का है. जिस पे एडसॉर्प्शन होगा उसका रेसिडुअल फोर्स.
Now see the figure. This is adsorbent, the material on which adsorption is taking place, and this is adsorbate. Yes, जिसका adsorption हो रहा है. Fine. So during adsorption there is a decrease in surface energy which appears as heat. यहां पे जो एडसॉर्प्शन होगा ना, एडसॉर्प्शन के दौरान क्या होगा, सरफेस एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, विच अपियर्स एज हिट, और हिट को हम यहाँ पे एंथैल्पी को हम H, डेल्टा H से लिखते हैं, एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ये दोस्तों एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बड़ा ही सिंपल है समझने में. कोई भी सॉलिड सरफेस पे, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉलिड सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल यहां पे आके अगर यहां पे एडसॉर्ब होंगे तो ये सॉलिड सरफेस और वो जो गैस आ रहा है दोनों में कोलिजन होगा, और कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होगी, और इसीलिए दोस्तों ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना. चलिए देखिए आप कि ये जो है पोरस मटेरियल, दिस इज एडसॉर्बेंट, और ये जो मॉलिक्यूल थे वो एडसॉर्बेट है. चलिए तो यहां पे हीट जनरेट हो रही है क्योंकि दोनों में कोलिजन होगा. यस, सो व्हेन अ गैस इज adsorbed, the freedom of movement of its molecule becomes restricted. कोई भी सॉलिड सरफेस पे गैस अट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर वो अट्रैक्शन होने के बाद, पूरा सरफेस कवर होने के बाद उसके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो मोमेंट जो है, फ्री मोमेंट, वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, और इसकी वजह से एंट्रोपी जो है, एंथैल्पी तो नेगेटिव थी, एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होगी. एंट्रोपी मतलब मेजर ऑफ रेंडमनेस कम हो जाएगा ना, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल फ्री थे, मोमेंट कर रहे थे, दूर दूर थे. अब मॉलिक्यूल क्या हो गए, उनका जो फ्रीडम था मोमेंट का वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो मॉलिक्यूल्स पास आ गए, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गया, इसीलिए डेल्टा एस हो गया नेगेटिव. चलो, सो द एडसॉर्प्शन इज दस accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. So in short, adsorption के अंदर हुआ क्या, एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. नाउ डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा S भी नेगेटिव है. सो एडसॉर्प्शन जो है, सबसे पहले हमें ये समझना है, एडसॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव. डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए भी, ये क्लियर रखो, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव. अब देखो आप, डेल्टा जी जो है दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब ये है नेगेटिव, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, बट यहां पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर डेल्टा जी जो है उसका वैल्यू होना चाहिए नेगेटिव. ठीक है, तो अब आप सोचो, इनिशियली जब एडसॉर्प्शन हो रहा है, मैंने पहले ही बताया आपको, कोलाइड हो रहा है वो, और कोलाइड होने की वजह से ये नेगेटिव निकल के आएगा, तो ये नेगेटिव है, ये माइनस है, और ये भी नेगेटिव वैल्यू है. अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये वैल्यू निकल के दोस्तों आ जाएगी पॉजिटिव. ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे दोस्तों एडसॉर्प्शन होगा, ये जो वैल्यू है डेल्टा एच का वो लेस नेगेटिव होता जाएगा, लेस नेगेटिव होता जाएगा, और ये दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू यहाँ पे है ना, वो कहीं ना कहीं सेम हो जाएगी, और प्लस और माइनस की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा, और डेल्टा जी आफ्टर सम टाइम डेल्टा जी हो जाएगा जीरो, दैट इज इक्विलिब्रियम. फिर हो जाएगा दोस्तों इक्विलिब्रियम, ये हमें पता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन जो है उसको हम बोलेंगे वो है इक्विलिब्रियम के अंदर. चलो, इट इज पॉसिबल व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड टी डेल्टा एस
इज पॉजिटिव, होल पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है. इट इज पॉसिबल व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव. और वो तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि ये नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव था. तो अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना. बड़ी सिंपल चीज है. सो एज द एडसॉर्प्शन प्रोसीड्स, डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव. अल्टीमेटली डेल्टा एच becomes equal to T delta S, as I told you earlier कि डेल्टा H और T delta S दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे. फाइन. एंड डेल्टा G becomes 0. At this state equilibrium is attained. डेल्टा G 0, डेल्टा G 0 मतलब ये हो गया इक्विलिब्रियम, है ना. बड़ी सिंपल चीज है ये. चलिए नाउ अब देखते हैं टॉपिक जो हमने पढ़ा उसके एमसीक्यूज देखते हैं. सबसे पहला है the uniformly distributed substance throughout the bulk of solid. पूरे solid में अगर कोई substance uniformly distributed हो गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Is it absorption or adsorption or sorption? None of this. Again uniformly distributed, पूरे bulk में distribution है तो ये क्या है? This is absorption. I hope it is clear. Second one, adsorption is accompanied by adsorption. Come on, decrease in enthalpy, that is minus delta H, decrease in entropy, that is minus delta S, and C both, and D none of this. So our answer is both, decrease in enthalpy as well as decrease in entropy. डेल्टा H और डेल्टा S दोनों यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव होता है. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है. हमने आज पढ़ा एब्सॉर्प्शन क्या है, डिफरेंस क्या है एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन का, एंड मैकेनिज्म ऑफ यहाँ पे हमने पढ़ा एडसॉर्प्शन. स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डॉक्टर कीर्ति क्लासेस का तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो. यहाँ पे हम लोग वीडियोस जो भी कंटेंट है उसके अब अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. थैंक यू सो मच.